बच्चों नमस्कार। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स कर्व फिटिंग, है ना। न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा हम वक्र को आसंजित करेंगे। इसमें आपको x और y की वैल्यूज़ दी गई रहेंगी और इसमें हम ऐसा अप्रॉक्सीमेट कर्व जो इन आंकड़ों को सर्वाधिक रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे आंकड़े ऐसे वक्र का हम यहाँ आसंजन करेंगे, ऐसा कर्व हम यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ बात आती है कि एक वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ हैं x1, x2, xn। तो जैसे कि आपने पहले विचलन निकाले हैं, डेविएशंस निकाले हैं, तो डेविएशंस में आपने रेंज डेविएशन निकाला, क्वार्टाइल डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। इसमें आपने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे अच्छा डेविएशन की मेज़र है। तो विचलन का सबसे अच्छा माप हम स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन से बताते हैं। तो हमें किसी ऑब्जर्व जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रेक्षित मान हैं का सर्वाधिक संभावित मान वह लिया जाता है जिससे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो वैल्यूज़ दी हैं, प्रेक्षण जिनको हम कहते हैं, जिससे प्रेक्षणों के विचलनों के वर्गों का योग मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन न्यूनतम हो। तो जैसे कि हमने वैल्यूज़ ली, x के वैल्यूज़ हैं x1, x2, xn। तो हमें एक सबसे संभावित मान x ऐसा ज्ञात करना है जिसके लिए इनकी वैल्यूज़, जैसे x1 है इससे विचलन हुआ, x2 से विचलन, डेविएशन फ्रॉम x2 इज x2 माइनस x, और वैल्यू xn से इसका विचलन हुआ, डेविएशन हुआ xn माइनस x। तो विचलनों के वर्गों का योग ये न्यूनतम हो, ऐसे में बिंदु निकालना जिस बिंदु से सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिससे ये वैल्यूज़ x1, x2, xn सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। और वो बिंदु कौन सा होगा जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस मतलब विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। मान लीजिए कि ये ऐसे। तो जैसे कि आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम जो मेथड है, सबसे पहले s को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू s। तो इसका डिफरेंशियल 2x1 माइनस x प्लस 2x2 माइनस x विथ नेगेटिव साइन। इसका भी हम ध्यान रखेंगे कि विथ माइनस साइन यहाँ भी -2 होगा, एंड -2 क्योंकि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो x2 माइनस x का डिफरेंशियल -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन -2 xn माइनस x। ये तो डिफरेंशियल हुआ। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एंड डिफरेंशिएट अगेन with respect to x। we have d square s by dx square is minus x, x1 का 0 हुआ, माइनस x का डिफरेंशियल -1, सो इट बिकम्स +2। सभी के साथ +2 मिलेगा। तो देखिए फिर अगेन x2 के साथ भी +2 एंड सो ऑन, फाइनली -2 xn माइनस x का फिर 1 हुआ, xn का डिफरेंशियल 0, so we have to add 2 plus 2 plus 2 add n times, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज x1, x2, xn है, ये मिला आपको 2n। चूँकि 2n इज ग्रेटर देन 0, therefore s इज मिनिमम। अब मिनिमम किस बिंदु पर होगा, ये निम्न किस बिंदु पर होगा, वो बिंदु हमें मिलेगा ds बाई dx इक्वल 0 रखने से, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं, तो इट इज़ 2x1 माइनस x प्लस 2x2 माइनस x प्लस एंड सो ऑन प्लस 2xn माइनस x इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन, xn 2 तो कैंसिल कर दिया, इक्वल डिवाइडेड बाई -n कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, सो डिवाइडेड बाई n इक्वल x। ओके, तो एक वैल्यू हमें मिल गई, और ये वैल्यू क्या है,
दिस इज देयरफॉर एक्स क्या है, मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड जो वैल्यूज़ आपको मिली थी, ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज़ x1 x2 xn। तो x1 x2 xn की जो वैल्यूज़ हैं, माध्य है वह क्या है, x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n। इसका मतलब ये हुआ कि s मिनिमम होगा यदि हम विचलनों के वर्गों का योग माध्य के सापेक्ष लें। इसी में आप देखेंगे कि एक केस और देख सकते हैं कि केस अनदर केस है ना। मान लीजिए केस फर्स्ट ये था आपका कि यदि हमें इनकी वैल्यूज़ x1 x2 xn विथ फ्रिक्वेंसी 1 है। अब मान लीजिए सभी की फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं, जैसे x की वैल्यूज़ हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn विथ फ्रिक्वेंसीज। मान लीजिए इसकी आवृत्तियाँ हैं f1 f2 fn। तो ये जो विचलनों का वर्गों का योग है s, ये होगा f1 टाइम्स x1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस f2 टाइम्स x2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन fn xn माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से वही हम प्रोसेस जो केस 1 में हमने अप्लाई की थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेकेंड डेरिवेटिव हम देखेंगे तो वही प्रोसेस होगी विथ अप्लाइंग सिमिलर प्रोसेस, मतलब वही प्रोसेस अप्लाई करने पर हमें मिलेगा हियर x विल बी f1 x1 प्लस x2 f2 प्लस एंड सो ऑन fn xn। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई dx निकालेंगे, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो देखेंगे कि पॉजिटिव होगा बाई f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn। इसको आप लिखते थे ना सिग्मा fx बाय सिग्मा f दैट इज मीन ऑफ x। तो दोनों केसेस में देखा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल डेविएशंस s इज मिनिमम व्हेन x इक्वल x बार। मतलब डेविएशंस हम कहाँ से लेंगे, डेविएशंस हम लेंगे यदि मीन से, तो ये विचलनों का वर्गों का योग मिनिमम होगा। और यही हमें ज्ञात करना है कि हमें ऐसा कर्व निकालना है, ऐसा कर्व फिट करना है जो आपके आंकड़ों को, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, प्रेक्षित मान हैं, इनको अधिकतम रिप्रेजेंट करे, मतलब इनके सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। तो इसे ही हम कहते हैं न्यूनतम वर्ग विधि। बकाजन से मतलब ये होता है कि आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशंस के द्वारा, है ना, एक बीजीय समीकरण के द्वारा दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना है और एक कर्व के द्वारा बताना है। मतलब कर्व फिटिंग क्या है कि जो भी आपको आंकड़े दिए हैं वेरिएबल्स के x और y, उन आंकड़ों के द्वारा आप एक अलजेब्रिक इक्वेशन द्वारा, उनके द्वारा आप एक कर्व बनाएंगे। ये है आपका कर्व फिटिंग, जिसे हम कहते हैं कि कर्व फिटिंग मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसका सैद्धांतिक सांख्यिकी में, मतलब लाइन ऑफ रिलेशंस वगैरह में भी इसका उपयोग होता है और प्रायोगिक सांख्यिकी के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो द जनरल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ अप्रॉक्सीमेट कर्व विच फिट गिवन सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड कर्व फिटिंग। मतलब जो अप्रॉक्सीमेट कर्व, जो हम सन्निकट जो अप्रॉक्सीमेट कर्व निकालेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेट कर्व के समीकरणों को ज्ञात करने की समस्या को जो आपके दिए गए आंकड़ों पर फिट किया जा सके, आसंजित किया जा सके, हम उसे वक्र आसंजन कहते हैं। तो हम यहाँ अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स को एक्सप्लेन करेंगे। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स यूज इन कर्व फिटिंग। जो कर्व फिटिंग में हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अप्लाई करते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कि मान लीजिए जैसे अभी तक आप थर्ड यूनिट तक पढ़ते हुए हैं कि जो आपको डाटाज दिए हुए हैं, मान लीजिए एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, करस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यूज़ दी हैं। तो हमारे यहाँ मान लीजिए आपको एक्स की वैल्यूज़ हैं x1 और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है y1। इसी प्रकार
सेकेंड पेयर है x2/2 एंड सो ऑन xm yn, मतलब m वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और इन वैल्यूज़ के लिए मतलब वी हैव टू फिट ए कर्व, we have to fit a curve y equal a plus bx plus cx square plus and so on k x is to n, मतलब एक nth डिग्री कर्व हमें फिट करना है जो इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि आपने देखा जो वैल्यूज़ है, मान लीजिए हमने एक्सिस ऑफ x लिया, एक्सिस ऑफ y लिया, बहुत सी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं और इन वैल्यूज़ के लिए ये सब बिंदु आपको पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये मान लीजिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमें कर्व फिट करना। तो एक हमें ऐसा कर्व फिट करना होगा जो मैक्सिमम मतलब अधिकतम इन बिंदुओं के नज़दीक हो, तो इसे हम कहते हैं कर्व फिटिंग। तो जो मैक्सिमम मतलब अधिकतम इन बिंदुओं को रिप्रेजेंट करे, मतलब इन बिंदुओं का डेविएशन जो है, विचलन है, दूरी इस वक्र से कम हो। अब यहाँ समस्या ये है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं m और x की डिग्री है n, मतलब nth डिग्री इक्वेशन हमें यहाँ फिट करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपके कांस्टेंट हैं a b c अप टू k, मतलब k कांस्टेंट्स की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यदि m इक्वल n है, ओके, तो यहाँ आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं हम x1 x2 xm यहाँ वैल्यूज रखेंगे सभी की, मतलब फर्स्ट पॉइंट रखा तो एक समीकरण मिलेगा, दूसरा बिंदु रखेंगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा और तीसरा बिंदु रखेंगे तो तीसरा समीकरण मिलेगा। तो यहाँ यदि m इक्वल n है तो एग्जैक्टली हमें नंबर ऑफ अननोन्स और इक्वेशंस हमें बराबर प्राप्त होंगे और इस प्रकार बराबर प्राप्त होंगे तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमारे लिए, मतलब जो x बाई में अद्वितीय हल मिलेगा। तो एग्जैक्टली वो कर्व को फिट करेगा। लेकिन समस्या कब आती है कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, यदि m n से बड़ा है तो जब हम x और y के मान मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ हम रखेंगे, तब हमें जो समीकरण प्राप्त होंगे, जितने मान रखेंगे उतने समीकरण प्राप्त होंगे। जैसे हम x1 y1 से लेके xm ym तक रखेंगे तो m इक्वेशन से हमें प्राप्त होंगे। लेकिन m मान लीजिए जो हमें अननोन्स निकालना, अज्ञात निकालना, a b c k निकालना है, उनसे ये अधिक है, तो कभी भी हमें इसमें ऐसा कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो सभी m इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ऐसी स्थिति में हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से ही वैल्यूज़ निकालेंगे जो कि इन इक्वेशंस को निकटतम रूप से, मतलब बहुत नज़दीक से सेटिस्फाई करे। तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए हम इसको वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए देन m इज़ ग्रेटर देन there will be no exact solution। m इक्वल n है तब आपको मिलेगा यहाँ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो बाई फर्स्ट, जैसे फर्स्ट वैल्यूज रखी हमने x1, तो राइट हैंड साइड में मिलेगा a प्लस बी x1 प्लस सी x1 स्क्वायर एंड सो ऑन k x1 रेज़ टू n। और एग्जैक्टली y तो मिलेगा नहीं, y1 तो मिलेगा नहीं आपको, तो मान लीजिए y की वैल्यूज मिलती कैपिटल y1। सिमिलरली कैपिटल y2 इज़ a, सेकेंड वैल्यू x2 रखेंगे, b प्लस सी x2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन k x2 रेज़ टू n एंड सो ऑन। फाइनली जब हम x की वैल्यू xm रखेंगे सो a प्लस बी xm प्लस सी xm स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन k xm रेज़ टू n। ये रखने के बाद वैल्यूज़ मान लीजिए y की वैल्यू मिलती है y
एम। तो फिर से हम आपको रिपीट करते हैं कि यदि एम इक्वल एन है तो एग्जैक्टली ये हमें वही वैल्यूज़ मिलते जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लेकिन एम ग्रेटर देन एन है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ अननोन्स कम होंगे, तब वहाँ कभी भी आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है स्मॉल बाई आर, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है मतलब x1 x2 xm रखने के बाद जो हमें कैपिटल वाई एम यहाँ वैल्यू मिल रही है करस्पॉन्डिंग टू xm, ये हमें कुछ ना कुछ रेसिड्यू यानी अवशिष्ट प्राप्त होगा। और ये अवशिष्ट जितना कम होगा, मान लीजिए इसके स्क्वायर को हम कह रहे हैं आर एम स्क्वायर, तो ये जो अवशिष्ट जितना कम होगा, मतलब अवशिष्ट से मतलब रेसिडुअल से है, ये रेसिडुअल जितना कम होगा उतना ही आपका वक्र ज़्यादा अच्छा फिट होगा। सो द डिफरेंस स्मॉल बाई आर, हमने आर लिया है तो यहाँ बाई एम नहीं लेंगे, यहाँ भी हम आर ही लिखेंगे क्योंकि स्मॉल बाई आर करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल बाई आर। और इसे रेसिडुअल को हम इन जनरल लिखते हैं कि इन जनरल ये आपका होगा वाई आर, ओके सॉरी आर आर स्क्वायर, मतलब आर इक्वल 1 2 3 से लेके एम तक, मतलब ये सभी इक्वेशन को कवर करेगा। स्मॉल बाई आर माइनस कैपिटल बाई आर होल स्क्वायर इक्वल स्मॉल आर आर होल स्क्वायर, जहाँ की आपका आर आर जो है ये रेसिडुअल है या जिसे हम कहते हैं अवशेष है ये, ओके। तो यदि हम जिसे मान रखते हैं इक्वेशन में x1 तो कैपिटल y1 मिलता है, x2 रखते हैं तो कैपिटल y2 मिलता है, और xm रखते हैं एंड सो ऑन, xm रखते हैं तो कैपिटल ym मिलता है। तो ये लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू चूँकि x1 y1 पॉइंट है तो x1 के लिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या है y1 है, लेकिन आपको यहाँ अलग मिलेगी, कैपिटल y1 मिली। तो ये जो अवशेष है रेसिडुअल ये जितना कम होगा, द डिफरेंस इज स्मॉल बाई आर माइनस कैपिटल बाई आर फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर आर कॉल्ड रेसिडुअल्स, इनको हम अवशेष कहते हैं। और ये जितना कम होगा, ये मतलब सम ऑफ इसका जितना कम होगा उतने ही समंजन सुस्तता अच्छी होगी। ए मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द कर्व टू द गिवन डाटा इज प्रोवाइडेड बाय द क्वांटिटी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ residuals, that is r1 square plus r2 square and so on r m square, ओके। तो ये आपको निकालना होगा। सो हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। जो बेस्ट कर्व फिट होगा तो उसके लिए डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम, definition of curve fitting. So of all curves approximating a given data, फिर से हम आपको याद दिलाते हैं कि हम एग्जैक्ट वक्र नहीं निकाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर्व नहीं निकाल सकते हैं जो दिए गए बिंदुओं को नज़दीक तक संतुष्ट करें। So of all curves approximating a given set of dots are points, जिनको आप बिंदु कहते हैं ना, x1 y1 x2 y2 and so on. So dots are points. The curve having the property that sum of residuals r1 square plus r2 square plus and so on plus rm square is a minimum is called best fitting curve. मतलब जो बाई की एग्जैक्ट वैल्यू है स्मॉल बाई आर, और जो आपकी वैल्यू जो दी गई थी स्मॉल बाई आर है, लेकिन एक्स आर के करस्पॉन्डिंग कैपिटल बाई आर मिल रही है। तो ये डिफरेंस जितना कम होगा, और सम ऑफ रेसिडुअल्स
सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स जितना कम होगा वह हमारा कर्व उतना ही अधिक फिट होगा। जो फिट होगा मतलब वह जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को उतना ही नज़दीक से रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसके लिए हमें उतने ही हम इक्वेशंस निकालेंगे जितने हमारे पास अननोन है। क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स के, अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर। जैसे आपको दो अज्ञात राशियाँ हैं, दो समीकरण हैं, तो निश्चित बात है आपके लिए वहाँ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो द कंडीशन, यहाँ से हम नॉर्मल इक्वेशंस की बात करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन निकालने में आसानी होती है। तो पहले हम नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे जिन्हें हम सामान्य समीकरण कहते हैं। तो मान लीजिए कि u इक्वल r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rm स्क्वायर है। तो यह हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा स्मॉल बाई आर माइनस कैपिटल बाई आर होल स्क्वायर, वे आर इक्वल 1 to m। आर स्मॉल बाई आर माइनस कैपिटल बाई आर, यहाँ से आप देखेंगे ये वैल्यूज आपने निकाली थी ना, तो स्मॉल बाई आर को हम लिख देते हैं कि कैपिटल बाई आर को लिखते हैं माइनस ए माइनस बी एक्स आर माइनस सी एक्स आर स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन माइनस सी एक्स आर रेज़ टू एन होल स्क्वायर। तो न्यूनतम वर्ग विधि का सिद्धांत यह बताता है कि जो कांस्टेंट्स हैं ए बी सी, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये बताता है कि कांस्टेंट्स ए बी सी एंड सो ऑन फाइनली के को इस प्रकार लिया जाए कि जो रेसिडुअल्स हैं वो मिनिमम हो। तो अब हम मिनिमम की कंडीशन पर आते हैं कि द कंडीशन दैट यू मे बी मिनिमम और मैक्सिमम, यू may be minimum or maximum you may be minimum or maximum when del u by del A equals 0 equal del u by del B equal del u by del C equal and so on del u by del K। मतलब मिनिमम मैक्सिमम होने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखते हैं। अब चूंकि डिफरेंशिएशन हमने लिया ए बी सी के सापेक्ष कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम इनको वेरिएबल जैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करें किसके लिए, u के लिए, और उसको शून्य के बराबर भी रखते हैं। तो जैसे नंबर 1 है मान लीजिए, ओके, यहाँ एक्स आर को एक जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको अभी जैसे एक्स आर लिखे थे, अब हम इसको केवल वेरिएबल एक्स से रिप्लेस करेंगे। सो डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट हमें ए के लिए रिस्पेक्ट निकालना है, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए। सो वी हैव डेल यू अपॉन डेल ए इक्वल, चूँकि समेशन के साथ स्क्वायर भी है, सो 2y माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस एंड सो ऑन माइनस के एक्स रेज़ टू एन। विद रिस्पेक्ट टू ए करना है तो बाकी सभी का डिफरेंशियल 0 होगा, बी सी एंड सो ऑन, बाई का भी डिफरेंशियल 0 होगा और माइनस ए का होगा -1। तो इसको हमने शून्य के बराबर रखा, किससे, मिनिमम होने के लिए। सो दिस इम्प्लाइज सिग्मा वाई माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस एंड सो ऑन माइनस के
एक्स इज टू एन इक्वल 0, -2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई, बाकी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी एक्स प्लस सिग्मा सी एक्स स्क्र, नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ देख सकते हैं आप, सॉरी सी एक्स स्क्र प्लस एंड सो ऑन प्लस सिग्मा के एक्स इज टू एन। दिस इम्प्लाइज सिग्मा वाई, चूँकि ए कांस्टेंट है समेशन से बाहर ले सकते हैं, और ये समेशन कितने इक्वेशंस के लिए होगा, जितनी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ कितनी है, x1 x2 xm, इसलिए सिग्मा ए विल बी इक्वल्स टू एम ए प्लस बी कांस्टेंट है बाहर लिया, बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन के सिग्मा एक्स इज टू एन। तो ये आपका हुआ फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। ओके, अब यदि हम इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे बी के रिस्पेक्ट में, ओके, सो डेल यू अपॉन डेल बी इक्वल 0 इम्प्लाइज, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू बी यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बी के साथ क्या है -x, तो यहाँ जैसे हमने -1 से मल्टीप्लाई किया था, हमें जब b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 से -x से मल्टीप्लाई करना होगा। जब विथ रिस्पेक्ट टू c डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डिफरेंशियल आएगा पावर तो 2 - 1 आएगी। यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू c जब पार्शियल निकलेंगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा -x², तो हम -1 की जगह -x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आपके नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगे सिग्मा x बाय इक्वल a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x² प्लस c सिग्मा x³ प्लस एंड सो ऑन k सिग्मा x इज टू n प्लस 1 and del u upon del c equals 0 implies sigma x² by equal a sigma x² plus b sigma x³ plus c sigma x is to 4 plus and so on plus k sigma x is to n plus 2। Similarly, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू k, तो यहाँ k का मल्टीपल है -x is to n, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर जहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ हम करेंगे -x is to n से, तो आपका नॉर्मल इक्वेशन मिलेगा सिग्मा x is to n डेल u अपॉन डेल k इक्वल 0 इम्प्लाइज सिग्मा x is to n इंटू बाई इक्वल a सिग्मा x is to n प्लस b सिग्मा x is to n प्लस 1 c sigma x is to n plus 2 plus and so on k sigma x is to n plus n। ये सभी नॉर्मल इक्वेशंस कहलाते हैं। यदि हमें nth डिग्री इक्वेशन यहाँ हमें फिट करना है, मतलब nth डिग्री कर्व हमें निकालना है फॉर द सेट ऑफ गिवन डाटास के लिए, तो इन पर्टिकुलर जैसे आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर केस लेते हैं। मान लीजिए कि आपको स्ट्रेट लाइन फिट करना, पर्टिकुलर केस 1, आप मान लीजिए आपको जब n इक्वल 1 है, n इक्वल 1 दैट इज y इक्वल a प्लस बी एक्स, मतलब x की पावर मैक्सिमम क्या होगी 1 होगी, मतलब सरल रेखा में यहाँ आसंजित करना है दिए गए आंकड़ों के लिए। तो नॉर्मल इक्वेशंस आप बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है कि पहले समेशन ले लीजिए, तो सिग्मा बाई इक्वल सिग्मा ए प्लस बी एक्स, ओके, तो दिस इज सिग्मा ए प्लस सिग्मा वी एक्स। चूँकि समेशन m पॉइंट्स के लिए है तो सिग्मा ए इक्वल होगा एम ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ये आपका एक नॉर्मल इक्वेशन हो गया नंबर 1। इसी को आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगा x बाय इक्वल जब a प्लस बी एक्स, इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हुआ a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये केस 1 हुआ। केस 2 व्हेन n इक्वल टू, तो कर्व क्या होगा, कर्व इज y इक्वल a प्लस बी एक्स
प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो नॉर्मल इक्वेशंस आर सिग्मा वाई इक्वल वही सिंपली एम ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स बाई इज ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब। सिमिलरली फिर हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर बाई इक्वल ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स टू 4। जिसे आपने देखा कि ये आपके मान लीजिए इक्वेशन नंबर केस 2 में मान लीजिए इक्वेशन ए है, तो हमने ए को सीधा समेशन ले लिया। फर्स्ट आपका नॉर्मल इक्वेशन मिल गया, हमने ए मल्टीप्लाई ए बाई एक्स, तो आपको समेशन ले लिया, तो आपको दूसरा आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल गया। फिर आपने ए को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई होगा, सो समेशन लिया एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर, समेशन के बाद होगा ए सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार बी सिग्मा एक्स क्यू एंड ए। तो इस प्रकार नॉर्मल इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है, जिसे आपसे कहा जाए कि सेकंड डिग्री पैराबोला फिट कीजिए। फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला फॉर द गिवन डाटा, दिए गए आंकड़ों के लिए द्वितीय कोटि का पैराबोला आसंजित कीजिए। तो नॉर्मल इक्वेशंस निकालना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि चाहे केस 1 दें, देखें आप केस 1 में आपके दो नॉर्मल इक्वेशंस हुए और अननोन्स क्या है, ए और बी है, दो अज्ञात राशियाँ ए और बी हैं। इन अननोन्स की वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपको दो समीकरण होने से और दो अननोन होने से यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स आर 3 ए बी सी, तो देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन इन ए बी सी। तो इसके लिए हम क्यों न्यूमेरिक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस तो जिसे आपने अलजेब्रिक इक्वेशन देखा, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी या लॉगरिथम फॉर्म में भी इक्वेशन आपको फिट करना है, तो वहाँ भी नॉर्मल इक्वेशंस आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल कर्व लेते हैं जिसके लिए आपको नॉर्मल इक्वेशंस निकालना है। तो केस 3 फिट ए कर्व y इक्वल ए बी टू एक्स फर्स्ट, है ना, एंड सेकेंड मान लीजिए हमने लिया y इक्वल ए ई रेज टू बी एक्स। मान इसके अलावा भी और कोई भी कर्व है, तो आप केस फर्स्ट देखें, फर्स्ट के लिए कि y इक्वल ए बी रेज टू एक्स है। तो सबसे पहले यहाँ समेशन लेने के पहले हम लॉग लेंगे। सो लॉग क्यों लेंगे, चूँकि पावर है। सो लॉग ऑफ y इक्वल लॉग ए प्लस एक्स लॉग बी, लॉग ऑफ बी रेज टू एक्स इज एक्स लॉग बी। अब समेशन ले लीजिए, तो नंबर 1 आपका नॉर्मल इक्वेशन होगा ए सिग्मा लॉग बाई, समेशन ले लिया है ना, और सिग्मा लॉग ए। सो लॉग ए कितने पॉइंट्स के लिए, एम बिंदु हैं तो एम लॉग ए प्लस लॉग बी तो कांस्टेंट है तो सिग्मा एक्स। फिर हमने मान लीजिए इक्वेशन ये 1 है, सो मल्टीप्लाई फर्स्ट वाई एक्स and then take summation। तो आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा x log y, देन समेशन लिया इक्वल log a इंटू एक्स, फिर समेशन लिया, सो log a इंटू सिग्मा एक्स। यहाँ भी x से मल्टीप्लाई किया सो log b इंटू एक्स स्क्वायर होगा, समेशन लिया तो चूँकि log b कांस्टेंट है। तो जो आपको ये सेकंड इक्वेशन मिला, तो यहाँ से देखेंगे log a log b दो अननोन से दो समीकरण प्राप्त हो गए, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनकी यूनिक वैल्यूज़ मिलेंगी। ये हम
एंटी लॉग लेके ए और बी की वैल्यूज निकाल लेंगे तो एक आपको कर्व ए बी एस टू एक्स मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि केवल अलजेब्रिक कर्व ही नहीं, हम किसी भी प्रकार के वक्र को, समीकरण को नॉर्मल इक्वेशंस के निकाल कर उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए एक इक्वेशन है, दूसरा हमने लिया ए ई रेज़ टू बी एक्स, तो ए ई रेज़ टू बी एक्स। आज को आप यहाँ से ये ले सकते हैं कि सबसे पहले चूँकि पावर है, तो जैसे हमने पिछले केस 1 में दिखाया था कि हमें लॉग लेना चाहिए। ओके, तो लॉग मान लीजिए नेपोलियन बेस ई पर लेते हैं हम, या लॉग 10 बेस ई पर लेने पर आपको आसानी होती है। तो लॉग ऑफ 10 विद बेस 10 बाई इक्वल लॉग ऑफ विद बेस 10 ए। चूँकि यहाँ आपकी जो लॉग टेबल्स दी रहती हैं वो बेस 10 पर दी रहती हैं लॉग की वैल्यूज निकालने के लिए। यहाँ पावर में बी एक्स है तो लॉग ऑफ ई विद बेस 10। तो यहाँ हम कह देते हैं कि मान लीजिए कि लॉग ऑफ 10 लॉग ऑफ वाई विद बेस 10, इसको हमने कैपिटल वाई कहा और इस कांस्टेंट को हमने ए कह दिया, और दूसरे कांस्टेंट को हमने, चूँकि बी एक्स लॉग 10 ई है तो बी लॉग 10 ई को हमने कैपिटल बी कह दिया। यहाँ आप देखेंगे लॉग विद बेस 10 ऑफ ई वी, इसको हमने कैपिटल बी कह दिया। लॉग ऑफ वाई विद बेस 10, इसको हमने कैपिटल वाई कह दिया, और लॉग ऑफ ए विद बेस 10, इसको हमने कैपिटल ए कह दिया। तो जैसे नॉर्मल इक्वेशंस आपने पहले स्ट्रेट लाइन के लिए निकाले थे, वैसे ही हम यहाँ भी निकालेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशंस आर सिग्मा वाई इक्वल सिग्मा ए, एम पॉइंट्स हैं तो एम ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और एक्स से मल्टीप्लाई किया सो एक्स बाय इक्वल एम, सॉरी एम नहीं आएगा, नंबर पॉइंट्स चूँकि कांस्टेंट ए था तब आया था, तो ए इंटू एक्स है तो ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है किसी भी प्रकार के इक्वेशन के लिए हम नॉर्मल इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ देखेंगे कि नंबर 1, प्रॉब्लम 1 न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रॉब्लम 1 में हम किसी स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं कि फिट ए स्ट्रेट लाइन, फिट ए स्ट्रेट लाइन टू द following data regarding x as independent वेरिएबल। तो मान लीजिए x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और corresponding values of y are 0 1.8 3.3 4.5 एंड 6.3। तो जैसे कि आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन फिट करना है ना, तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशंस, कि नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे आपके, नॉर्मल इक्वेशंस फॉर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल ए प्लस बी एक्स है ना। तो यहाँ नॉर्मल इक्वेशंस फॉर लाइन y इक्वल ए प्लस बी एक्स आर सिग्मा y इक्वल सिग्मा ए, दैट इज एम ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ओके, तो एंड x से मल्टीप्लाई किया सो x इंटू बाई, देन समेशन x सिग्मा एक्स बाई इक्वल ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये आपने नॉर्मल इक्वेशंस निकाल लिए। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हियर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आर 5, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। सो हियर m इक्वल 5, चूँकि 5 पेयर दिए हुए हैं, x0 y0 फर्स्ट पेयर हुआ,
सेकंड पेयर 1 एंड 1.8 एंड सो ऑन, 4 लास्ट पेयर, फिफ्थ पेयर 4 एंड 6.3। तो इसके लिए हम ये वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी, एक सिग्मा एक्स बाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर कितना होगा। तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं कि हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी होगी, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा एक्स वाई कितना है और सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो हम इसको टेबल बना लेते हैं कि ये मान लीजिए एक्स की वैल्यूज़ हैं वर्टिकल कॉलम में। आप देखेंगे कि हम एक्स की वैल्यूज़ लिख देंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इसी प्रकार वाई की वैल्यूज़ हम लिखी हैं, वाई है आपका 0, 1.8 करस्पॉन्डिंग टू एक्स इक्वल 1, 2 के लिए 3.3 है, 4 के लिए 3 के लिए 4.5 है और 4 के लिए 6.3 है। अब ये वैल्यूज़ आपको यहाँ निकालनी होंगी। ओके, और यहाँ आप समेशन लिख देंगे। सो ये हम इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं यहाँ से, लाइन जो सॉरी ये टेबल कंप्लीट बनना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं, पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया हमने कि तो हम यहाँ x इंटू वाई देखें तो फर्स्ट पेयर के लिए x इंटू वाई 0, हियर 1.8, 6.6 एंड 4.5, 3 जा 13.5 एंड 6.3 4 जा 25.2। ओके, एक्स स्क्वायर दिस इज 0, 1 स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 4। तो इनका हम समेशन निकालते हैं। सिग्मा एक्स इज 10 और सिग्मा वाई इज 16.9, सिग्मा एक्स वाई इज 47.1 एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 30। ये सभी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। ओके, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ यहाँ लिख सकते हैं, हियर सिग्मा एक्स इक्वल 10, सिग्मा वाई इक्वल 16.9, सिग्मा एक्स वाई is 47.1 and sigma x square is 30. Put these values in number 1, नॉर्मल इक्वेशंस को आप नंबर दे दीजिए, here number 1 and here second equation is number 2, 1 and 2 we get। यहाँ ये भी देखें आप कि m इक्वल कितना है 5 है ना, सो m इक्वल 5 भी रखते जाएंगे हम। सो सिग्मा बाय 16.9 इक्वल 5a प्लस b इंटू सिग्मा एक्स दैट इज 10a एंड 47.1 इक्वल 10a प्लस b sigma x square is 30, so this is 30b। on solving above equations we get a or b, we get a equal 0.72, right 0.72 and b equal 1.33, hence the required line। अब आपको इक्वेशन मिल गया, hence the required line is y equal 0.72 प्लस 1.33। मतलब ये जो लाइन है, जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हमने निकाली है, इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करेगी। एग्जैक्टली ये जो पॉइंट्स हैं इस लाइन पर नहीं होंगे, ये हम भी जानते हैं, लेकिन इस लाइन के बहुत नज़दीक होंगे। मतलब ये लाइन वो लाइन है
जो इन बिंदुओं को सर्वाधिक नज़दीक से अप्रॉक्सीमेटली जो इनको रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी फिट कर सकते हैं, जो आपको किसी भी इन्हीं आंकड़ों के लिए कर सकते हैं। नहीं तो हम दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व लेते हैं। तो पैराबोलिक कर्व के लिए चलिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2, फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला। जो भी सेकंड डिग्री इक्वेशंस होंगे हम उनको पैराबोला ही कहेंगे। सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा, नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए द्वितीय घात का परवलय आसंजित कीजिए। सो x एंड y की वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए x है 0, 1, 2, 3, 4 एंड y इज़ 1, 1.8, 1.3, 2.5 एंड 6.3। तो यहाँ फिर से हम टेबल बनाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज़ n मतलब 5 है, या n इक्वल 5, या अभी तक आप m ले रहे हैं तो m नंबर पॉइंट्स 5 हैं। तो ये सभी इक्वी डिस्टेंस है 0, 1, 2, 3, 4। तो जैसे हमने अभी प्रॉब्लम नंबर 1 में नहीं लिया था, हम एक वेट वैल्यू लेके चलते हैं कि हम जैसे वेरिएबल x की जगह है ना, हम x का चूँकि सेंटर वैल्यू 2 है तो इसको हम ले लें कैपिटल x, रिप्लेस कर दिया। और y की तो चूँकि डेसिमल में है इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम स्मॉल y को कैपिटल Y ही लिखते हैं। तो लेट अस पुट x इक्वल कैपिटल X इक्वल स्मॉल x माइनस 2 एंड y इक्वल कैपिटल Y इक्वल स्मॉल y। सो द कर्व of so that the curve of fit is, अब वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। वापस जब हम इसको वैल्यूज़ निकालेंगे ए बी सी की, तो वापस हम कैपिटल एक्स और इस कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से विथ सुटेबल वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ आपके पास देखिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे। कभी भी नॉर्मल इक्वेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आप समीशन ले लेंगे, तो सिग्मा वाई इक्वल सिग्मा ए, नंबर पॉइंट्स 5 हैं तो 5a प्लस बी सिग्मा कैपिटल एक्स प्लस सी सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लीजिए 1 है इसको कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो सिग्मा एक्स बाई इक्वल ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब। फिर फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया कैपिटल एक्स स्क्वायर से, सो दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई इक्वल ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स इज टू 4। तो ये आपके नॉर्मल इक्वेशंस हो गए। इसको नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो इस नॉर्मल इक्वेशन से हमें पता होता है कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी टेबल के लिए। जैसे आपका एक्स है, वाई का कॉलम होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स क्यूब का होगा, एक्स इज टू 4 का होगा। इसी प्रकार एक्स बाई और एक्स स्क्वायर बाई का कॉलम होगा। तो हम टेबल इसकी बनाते हैं कि एक कॉलम आपका एक्स का होगा। पहले हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कॉलम बनाने के लिए, वैल्यूज़ निकालने के लिए, तो x के लिए कॉलम होगा, y के लिए होगा
स्मॉल एक्स, फिर कैपिटल एक्स चूँकि हमने क्या लिया है स्मॉल एक्स माइनस 2, तो इसी प्रकार हमने इसके लिए कैपिटल एक्स के लिए कॉलम बना लिया। कैपिटल वाई तो बिल्कुल सिमिलर कॉलम होगा स्मॉल वाई के, तो फिर भी इसको में लिखना चाहिए। देन कैपिटल एक्स बाई कैपिटल एक्स स्क्र बाई का भी कॉलम है एक, और एक्स क्यू एंड एक्स इज टू 4, ये सभी कॉलम आपको बनाने होंगे। इसके बाद इनकी हम वैल्यूज़ लिखेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू है 0 1 2, सॉरी 2 को हम अच्छे से बना देते हैं, 1 2 3 4, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। इनका चूँकि समेशन भी आप निकालेंगे तो हम यहाँ भी एक लाइन खींच देते हैं बॉटम में, ओके, और इस टेबल को बंद कर देते हैं। ठीक, सो यहाँ भी वर्टिकल लाइन से इसको डिवाइड कर देते हैं सभी को। टेबल जब भी आप बनाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में टैबुलेशन का मतलब ये, टैबुलेशन वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, किस कॉलम का क्या मतलब है ये ऊपर लिखा जाना चाहिए। जैसे कॉलम की हेडिंग आपने सब जगह दी। इसके बाद 0 के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे हम, x 0 1 2 3 एंड 4 के लिए। तो इसको जल्दी से हम लिखते हैं कि जो y की वैल्यूज़ हैं 1 1.8 1.3 2.5 6.3, x माइनस 2 0 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 2 1 एंड 2, और कैपिटल वाई तो सेम है, सो 1.8 1.3 2.5 एंड 6.3। एक्स बाय को मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज -2 -1.8 0, कैपिटल एक्स वाई है ध्यान देना है, सो दिस 2.5 एंड हमने ओरिजिन को एक्स को चेंज किया स्मॉल एक्स माइनस 2 से, इसलिए कि आपका कैलकुलेशन जो है न्यूमेरिक वैल्यूज आपको कम मिलें। दिस इज 4 1 0 1 एंड 4 स्क्वायर ऑफ एक्स, देन एक्स स्क्वायर बाई दिस इज 4 1.8 0 2.5 and 25.2, so this is -8 -1 0 1 and 8, this is 16 1 0 1 and 16। यहाँ आप देखेंगे कि सिग्मा एक्स क्यूब और सिग्मा एक्स ये आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब इक्वेशन हमारे बहुत सिंपल हो जाएंगे। सो टोटल ऑफ ऑल दिस इज, यहाँ इसको हम लिख देते हैं, दिस इज टोटल समेशन। सो सिग्मा कैपिटल वाई इज 12.9, दिस इज एक्स बाई इज 11.9 and x square is 10, 4 plus 1 plus 1 plus 4, and x square by is 33.5, whereas sigma x is to 4 is 34। ये सभी वैल्यूज़ आपने निकाल ली। इन वैल्यूज़ को आप नॉर्मल इक्वेशंस जो हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओके। हेंस द नॉर्मल इक्वेशंस आर y substituting above values, normal equations are, hence normal equations are, ये वैल्यूज को रखने के बाद by putting all these above values, sigma x, sigma y, sigma x square by etc. So normal equations are 12.9 equal 5a plus 10c, 11.3 इक्वल, अब आप देखेंगे कि यहाँ सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स क्यू 0 हो गया, तो आपको मिला सिग्मा एक्स बाई दैट इज 11.3 इक्वल बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एक्स स्क्वायर 10, सो दिस इज 10b एंड
33.5 इक्वल 10a प्लस 34c। तो इन सभी को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस we get a equal 1.48, b equal 1.13 and c equal 0.55. Hence the required equation, that is second degree parabola. Hence the required equation is कैपिटल y, चूँकि हमने वेरिएबल चेंज किया है, कैपिटल y इक्वल a दैट इज़ 1.48 प्लस b दैट इज़ 1.13 कैपिटल x प्लस c दैट इज़ 0.55 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम वैल्यूज रख दें, कैपिटल y को स्मॉल y 1.48 प्लस 1.13 कैपिटल x, that was small x minus 2 plus 0.55 small x minus 2 squared. So on solving these equations we have y equal small y equal 1.42 minus 1.07x plus 0.55 x square. This is the required second degree parabola which is fitted for the given set of points। जो आपको दिए हैं 5 बिंदुओं का ये समुच्चय दिया हुआ है आपको कि इन बिंदुओं के लिए आपको सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करना है। तो आप देखेंगे कि सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए सबसे पहले सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखेंगे आप y इक्वल a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने वेरिएबल को इसलिए चेंज किया कि कैलकुलेशन आसान हो। यदि वेरिएबल हम x को x माइनस 2 से चेंज नहीं करते तो आपको जो b की डायरेक्ट वैल्यू मिली है लास्ट में कि 10b इक्वल 11.3 ये नहीं मिलती। इसलिए यदि और नंबर ऑफ पॉइंट्स और हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 बिंदु दिए हैं, 5 पॉइंट्स हैं, तो सेंटर पॉइंट्स पर हमें यहाँ डेविएशन ले लेना चाहिए वेरिएबल का। सो हमने कैपिटल एक्स को कहा स्मॉल एक्स माइनस 2, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सेकंड डिग्री की बात है तो हमने सेकंड डिग्री को लिखा कैपिटल वाई इक्वल ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सेकंड डिग्री हो गया। नॉर्मल इक्वेशंस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, सीधा समेशन लेंगे आप तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा समेशन लेने के बाद। इसी प्रकार जब इसको फर्स्ट को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे समेशन लेंगे तो थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। टेबल बना के इन सभी की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। इन वैल्यूज़ को इक्वेशंस में रखने के बाद आपको नॉर्मल इक्वेशंस मिल जाएंगी। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंड डिग्री पैराबोला का जो समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगा। ओके।